चलिए एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में चलते हैं जिसने हमें ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारतें दी और 300 से भी ज्यादा सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की शान, साजिश और आखिरकार पतन की एक ऐसी दास्तां जिसकी छाप आज भी हमारे इतिहास पर बहुत गहरी है। ये बात हमें एक शक्तिशाली याद दिलाती है। मुगलों का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लाल किला ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सत्ता का वो प्रतीक है जो मुगल काल से लेकर आजाद भारत तक एक सीधी लकीर खींचता है। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली शासक आखिर थे कौन, कहां से आए थे ये लोग, और उन्होंने इतनी बड़ी जमीन पर अपना परचम कैसे लहरा दिया। चलिए इनकी जड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इनकी विरासत में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये दो महान विजेताओं के वंशज थे। मां की तरफ से मंगोल शासक चंगेज खान के और पिता की तरफ से तुर्क विजेता तैमूर के, लेकिन वो खुद को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान का नाम अनगिनत लोगों के नरसंहार से जुड़ा था। इसके बजाय उन्हें तैमूरी होने पर ज्यादा गर्व था। शायद इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। मुगलों ने सिर्फ इलाके नहीं जीते, उन्होंने प्रशासन का एक ऐसा ढांचा भी तैयार किया, जैसे मनसबदारी सिस्टम, जो उनके जाने के बाद भी बना रहा। और तो और ये आने वाले शासकों के लिए एक मिसाल बन गया। तो इस महागाथा की शुरुआत आखिर हुई कहां से? ये कहानी है संघर्ष की, अटूट महत्वाकांक्षा की और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखने की जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हैं वो 6 बड़े नाम, वो 6 महान मुगल बादशाह जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया और इसकी सीमाओं को बढ़ाया। इसके संस्थापक बाबर से लेकर विस्तारक औरंगजेब तक हर एक ने इस कहानी में एक बहुत ही अहम अध्याय जोड़ा है। चलिए एक एक करके इनके दौर में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे अपनी रियासत फरगना से निकाल दिया गया। इसके बाद बाबर ने सालों तक भटकते हुए गुजारे। फिर 1526 में उसने एक बहुत बड़ा दांव खेला। पानीपत में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं की राह आसान नहीं थी। उसे शेर खान ने हराया और वो ईरान भागने पर मजबूर हो गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और 1555 में उसने दिल्ली वापस जीत ली। पर जीत की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। 1 साल बाद ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई। हुमायूं का संघर्ष उस एक बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जो मुगल सल्तनत को बार बार परेशान करने वाली थी, और वो समस्या थी उत्तराधिकार की। देखिए, मुगल किसी एक बेटे को वारिस बनाने के बजाय तैमूरी परंपरा को मानते थे, जिसमें सल्तनत सभी भाइयों में बढ़ जाती थी। और इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा होता था खूनी जंग। हर बादशाह की मौत के बाद तख्त के लिए भाइयों में लड़ाई लगभग तय थी। यही वो परंपरा थी जिसने साम्राज्य को बार बार गृहयुद्ध की आग में झोंका। हुमायूं के बाद तख्त पर आया उसका बेटा अकबर, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर शुरू होता है। अकबर के लंबे और दूरदर्शी शासन में ही इस साम्राज्य को सैन्य ताकत और प्रशासनिक समझ दोनों से गढ़ा गया था। अकबर ने लगभग 50 साल तक एक सोची समझी रणनीति के तहत राज किया। उसका काम करने का तरीका एकदम सधावा था। पहले उसने अपनी पकड़ मजबूत की, फिर पूर्व की तरफ साम्राज्य को बढ़ाया और आखिर में उत्तर, पश्चिम और दक्कन में अपना विस्तार किया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक साम्राज्य का बहुत सधावा निर्माण था। तो अकबर की कामयाबी के पीछे का राज क्या था? एक बड़ा राज था उसका बनाया हुआ प्रशासनिक सुधार। उसने मनसबदारी सिस्टम बनाया, एक सरल लेकिन बहुत शानदार व्यवस्था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी पद दिया जाता था, जो उसकी तनख्वाह और सैन्य जिम्मेदारी तय करता था। इसी सिस्टम ने न सिर्फ राजपूतों जैसे अलग अलग गुटों से वफादारी पक्की की, बल्कि ये मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी भी बन। लेकिन अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं, एक विचारक भी था। जरा सोचिए, एक ऐसे दौर में जब दुनिया में धर्म के नाम पर जंग आम थी, अकबर ने सुलह एक कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई। ये नीति ईमानदारी, न्याय और शांति जैसे उसूलों पर आधारित थी, जो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी। सच कहें तो ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां के दौर में साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। कला और वास्तुकला का जबरदस्त विकास हुआ,
लेकिन इसी चमक के नीचे सल्तनत में धीरे धीरे दरारें भी पड़ने लगी थीं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को तो जारी रखा, लेकिन असली विरोधाभास शाहजहां के दौर में दिखा। एक तरफ ये ताजमहल का युग था, मुगल वास्तुकला का सुनहरा दौर, तो वहीं दूसरी तरफ ये विद्रोहों और तख्त के लिए एक क्रूर और खूनी जंग का दौर भी था। और ये तैमूरी परंपरा का सबसे भयानक रूप था। शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। इस जंग में औरंगजेब ने अपने सगे भाइयों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और अपने बूढ़े पिता को ही आगरा के किले में कैद कर लिया। औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला, लेकिन विडंबना देखिए, यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हुई। तो इतना मजबूत साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? चलिए उन दरारों को देखते हैं जिन्होंने इस विशाल ढांचे को आखिरकार गिरा दिया। औरंगजेब ने लगभग 50 साल राज किया और उसका ज्यादातर वक्त जंग के मैदान में ही गुजरा। दक्कन में मराठों के खिलाफ लंबे चले अभियानों और उत्तर में सिखों और जाटों के विद्रोहों ने साम्राज्य के खजाने और सेना को उसकी आखिरी हद तक निचोड़ कर रख दिया था। साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया था। और अंदर ही अंदर एक और बड़ी गड़बड़ चल रही थी। औरंगजेब के समय तक मनसबदारों यानी बड़े अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें तनख्वाह में देने के लिए जागीरें यानी जमीनें कम पड़ गईं। इसे ही जागीरदारी संकट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि कई शक्तिशाली सरदार बिना तनख्वाह के थे, जिससे पूरे साम्राज्य में असंतोष और अस्थिरता फैल रही थी। इस संकट ने एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू कर दिया। जागीरदारों ने अपनी जमीन से ज्यादा पैसा वसूलना शुरू कर दिया, जिससे किसान बर्बाद हो गए। परेशान किसानों और जमींदारों ने बगावत का झंडा उठा लिया। इन बगावतों ने बादशाह की सत्ता को कमजोर किया और दूर बैठे गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। एक तरह से साम्राज्य अंदर से ही खोखला होने लगा था। तो आखिर में हम मुगलों को कैसे याद करें? ताजमहल जैसी उनकी शानदार इमारतों के लिए, मनसबदारी जैसी उनकी बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, या फिर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की याद के लिए जो अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों के बोझ तले दब गया?